ज़ख्म क्यों हरे हैं? क्योंकि लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ मिला होता तो कुछ धारस बनती। जो जिन लोगों को कोर्टों में सज़ा मिली है वो भी किसी न किसी बहाने से छोड़ दिए गए हैं। बिल्किस बानो के मामले में देख लें कि उनके रेपिस्टों को जो है संस्कारी बताया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कहते हैं वो संस्कारी थे, उनका आचरण अच्छा था, वो ब्राह्मण थे, इस वजह से उनको छोड़ दिया गया। लोगों के ज़ख्म हरे ही रहेंगे ना। ज़ख्म कब सूखते हैं, मरहम कब लगता है? कि जब उनको इंसाफ मिले और उनको धारस बंधाई जाए और लोग उनको सहारा बने। हमारा जो यूथ है वो सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, सब कुछ रीड कर रहा है। टाइम आएगा तब वो उठेंगे और शांति से उठेंगे। एक ईमानदारी चाहिए माफ़ी मांगने के लिए, तो उसके बाद ही उम्मीद की बातें की जा सकती हैं। सत्ता को ये पता है कि कुछ लोग हैं जो कि जिस चीज़ से शर्मिंदा होना चाहिए उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसलिए उस सत्ता के लिए वोट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। यहाँ पर जमात इस्लामी से जुड़े हुए इकराम बेग मिर्ज़ा साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। इकराम भाई, 21 साल गुजर चुके हैं लेकिन ये ज़ख्म अभी भी ताज़ा लगते हैं लोगों को। 21 साल ऐसे जो इतना बड़े हादसे के लिए बहुत लंबा अरसा नहीं समझा जाता है। और ज़ख्म क्यों हरे हैं? क्योंकि लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ मिला होता तो कुछ धारस बनती। जो जिन लोगों को कोर्टों में सज़ा मिली है वो भी किसी न किसी बहाने से छोड़ दिए गए हैं। बिल्किस बानो के मामले में देख लें कि उनके रेपिस्टों को जो है संस्कारी बताया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कहते हैं वो संस्कारी थे, उनका आचरण अच्छा था, वो ब्राह्मण थे, इस वजह से उनको छोड़ दिया गया। और उसके पीछे कोई जो आम आवाम जो है वो उसको बुरा नहीं समझ रही है। तो लोगों के ज़ख्म हरे ही रहेंगे ना। ज़ख्म कब सूखते हैं, मरहम कब लगता है? कि जब उनको इंसाफ मिले और उनको धारस बंधाई जाए और लोग उनको सहारा बने। यहाँ तो ये है कि लोग कोई तो सहारा तो है नहीं। कोर्टें थी, कोर्टों ने इंसाफ करा, मगर इंसाफ के नाम इंसाफ सिर्फ कागज़ पे रहा। लोगों को जेलों में जाना चाहिए था, उनको सज़ाएं मिलनी वो होनी चाहिए थी, वो चीज़ें नहीं हुई हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो थी मायाबेन कोडनानी, वो भी जेल में से बाहर हो गई। उनको सज़ा तो देखने को सुनाई गई कि 28 साल की सज़ा हुई है उनको, मगर वो फ्रीली घूम रही हैं। तो कैसे ज़ख्म सूखेंगे? सज़ा मुजरिमों को, जो कल्प्रिट थे, उनको सज़ा अगर मिली होती सही ढंग से, सज़ा को सिर्फ ना कागज़ पे, तो कुछ ऐसा होता कि ये चीज़ें होती। ज़ख्म, और फिर ज़ख्म इतना गहरा है कि 2000 लोगों की जानें गई हैं और कई करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है। तो जानों का जो बदला है वो सज़ाएं होती हैं और वो नहीं हुई हैं। इस वजह से ये हमको याद करना पड़ रहा है उनको कि हम आप लोगों को, मरहूमों को, चाहे किसी भी मज़हब का है, जाने सभी की गई हैं, हम उनको इंसानियत के नाते हम उनको सही इंसाफ नहीं दिला सके। और वो लोग, जो लोग दुनिया में, तो उन लोगों ने जो जुल्म किया उसके उस पर वो तरक्की पे हो गए हैं। जो स्टेट, जो चीफ मिनिस्टर थे वो प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। होम मिनिस्टर, जो स्टेट होम मिनिस्टर था वो होम मिनिस्टर हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है देख रहे हैं लोग, मायूस हो रहे हैं इसी वजह से कि ज़ख्म को, और फिर ज़ख्मों को कुरेदा जा रहा है। अभी के इलेक्शन में जिस तरह से कहा गया कि हमने 2002 में सबको ठिकाने कर दिया था, एक मिनिस्टर हो के, सेंट्रल मिनिस्टर जो है इलेक्शन कैंपेन में ये कहते हैं, इलेक्शन कैंपेन में ये कहते हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी लोगों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करना, वो उनका डिपार्टमेंट था। और लोग उनका वो, और ज़्यादा वो कह रहे हैं कि हमने तो इनको 2002 में ठीक कर दिया था। तो लोगों को वो बाकायदा हर साल, हर इलेक्शन में, हर छोटे बड़े मौके पे ज़ख्मों को कुरेदा जाता है। ज़ख्मों को कुरेदा नहीं जाएगा तभी ज़ख्म भरेंगे। ज़ख्म जो है इसी वजह से हरे हैं। और इसीलिए हमको 21 साल के बाद भी आज उन लोगों की, मरहूमों की जानों को, मासूम जाने गई थी और उनका कोई गुनाह नहीं था और वो उनकी जाने गई थी, और इसीलिए हम उनकी याद उनको कर रहे हैं कि हम आपको इंसाफ नहीं दिला सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, आज जो लोग यहाँ जमा हुए हैं, एक तो ये कि लोगों को डर भी लगता है आवाज़ उठाने के लिए। किसी के साथ में गलत अगर होता है तो लोग आवाज़ उठाने से भी डरते हैं। आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ये जो कौमी एकता का जो मैसेज है, और आपने वो गाना सुना कि इंसान को इंसान बनने की ज़रूरत, तो एक इंसान को इंसान की तरह से देखा जाए और सब लोग अमन और चमन से साथ में रहे, वही मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं वो बिल्कुल अमन और चमन की बात करने वाले लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये दोस्तों जो हमने देखा यहाँ पर, जो कई लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और जिस तरीके से
2002 के अंदर जिस तरीके से जो नरसंहार हुआ था, 21 साल हो गए, लेकिन लोगों के ज़ख्म जो है वो हरे भरे हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कहा यहाँ पर कि सरकार खुद ये ज़ख्म जो है वो हरे भरे रखना चाहती है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने जो भाषण दिया था, जो बयान दिया था, अमित शाह ने जो कहा था, वो भी कहीं ना कहीं इसको लेकर देखा जा रहा है कि एक देश का गृह मंत्री खड़े होकर ये कहता है कि 2002 में हमने सीधा कर दिया था। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा एक बार दिखाएं सब लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये तमाम लोग हैं, इसमें कई बुजुर्ग लोग भी हैं जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं इंसाफ के लिए। आप देखिए कि कुर्सी पर बैठकर भी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आए हैं। पैरों में दर्द है, उम्र भी 70 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने आए हुए हैं। और कुछ और लोगों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र वगैरह भी जो थे और यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये कार्यक्रम किस लिए और क्या चीज़ें हैं। क्या नाम है आपका? दीपानी। दीपानी। दीपानी, हाँ। ये जो आयोजन किया गया यहाँ पर इस कार्यक्रम का, 21 साल हो चुके हैं गुजरात दंगों को। ये प्रोग्राम का आयोजन करके आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? I think the message is mainly of unity and love and peace and non-violence. કોઈ આપણે એક સાઈડ બીજી સાઈડ કશું બોલતા નથી, ખાલી એટલું જ કહીએ છે કે શાંતિથી જીવો ને એકબીજાને પ્રેમ કરીને જીવો, બસ। हिंदी में बोलेंगे आप? एकता का सवाल है, एक दूसरे के साथ प्यार से रहने का सवाल है। कोई कम्युनिटी के बीच में कोई जातिवाद नहीं करनी है, एकता से रहना है और एक दूसरे का प्रॉब्लम शांति से सॉल्व करके रहना है, बस। अच्छा, दूसरा एक सवाल है, क्योंकि थोड़ा सा अखरा हुआ सवाल है ये, क्या इस तरह के प्रोग्राम से कुछ फ़ायदा होता है? आपको लगता है कि हाँ, इससे हिंसा कम हो जाएगी, लोगों के बीच में मोहब्बत हो जाएगी? राजस्थान में हमने देखा जुनैद को, नासिर को गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया गया। तो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसी आवाज़ों को कुचलने की भी कोशिश की जाती है। पर्सनली तो फ़र्क पड़ता ही है ना। हमारे पास चॉइस था आना है या नहीं आना है, हमने चॉइस लिया आने का, तो एट द पर्सनल लेवल तो फ़र्क पड़ता ही है। दिस इज़ माई मदर, वो भी आती है, शी इज़ 80, यू नो, सो शी इज़ सीन फार। उन्होंने ज़्यादा देखा है इंडिया में जो हुआ है, तब भी वो आती है, राइट। तो मुझे लगता है पर्सनल लेवल में जो फ़र्क पड़ता है, फिर वो धीरे धीरे इट्स डज स्प्रेड। और मुझे लगता है हमारा जो यूथ है वो सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, सब कुछ रीड कर रहा है। टाइम आएगा तब वो उठेंगे और शांति से उठेंगे। ठीक है, हमारी जवाबदारी है। जारी रखना ही चाहिए। इफेक्ट होता है, प्रयत्न तो अपने को जारी रखना ही चाहिए, क्योंकि प्रयत्न करते हैं तो उसकी आवाज़ पहुंचेगी। इसलिए प्रयत्न तो जरूर रखना ही चाहिए। भाई संप रखो, सब एक दूसरे को जातिवाद मत करो कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो। वो प्रयत्न कर जरूर रखना चाहिए, तो ही पहुँचेगा आवाज़, सबको तो ही पहुँचेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आवाज़ उठाते रहना चाहिए, कम से कम ये बात है कि हम ये सोचकर बैठ जाए कि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। स्वाति हमारे साथ में है। स्वाति, हर साल ये प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है और 21 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि ज़ख्म जो है वो अभी भी हरे भरे हैं। मुझे लगता है ज़ख्म थोड़े याद रखना ज़रूरी है, भरना तो ज़रूरी है ही, पर जिन्होंने ज़ख्म उठाए उनके अलावा जो लोग हैं वो याद रखें तो ही ज़ख्म भरना ज़्यादा आसान हो पाएगा। क्योंकि पीछे मुड़े बिना तो आगे नहीं देखा जा सकता। तो हम बराबरी की और प्यार की बातें तो कर सकते हैं, पर एक ईमानदारी चाहिए माफ़ी मांगने के लिए। तो उसके बाद ही उम्मीद की बातें की जा सकती हैं, हमें ऐसा लगता है। और एक ना फेक पॉजिटिविटी आती है सिर्फ आगे की बात करने में, तो बार बार पास को रिकॉल नहीं करेंगे तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा हवा में बातें करना जैसा हो जाएगा। आपने जो कहा माफ़ी वाली जो बात कही, माफ़ी मांगने पर तो पानी का ग्लास पीकर इंटरव्यू छोड़कर चले जाते हैं कुछ लोग। माफ़ी मांगे, कैसा लगता है आपको? मुझे लगता है कि माफ़ी सिर्फ उनको नहीं मांगनी जो डायरेक्ट इन्वॉल्व थे किसी भी हिंसा में। माफ़ी इस चीज़ के लिए भी मांगी जाती है, अगर कोई सड़क पे पड़ा हुआ इंसान मिलता है तो भी आपको बुरा लगता है ना कि गलत हुआ, भले आप उसको ना जानते हो। तो वो जो एक करुणा मन में होती है वही एक इंसानियत का सबूत है।
तो उसको प्रदर्शन करने के लिए मुझे नहीं लगता कि उससे डायरेक्ट रिलेटेड होने की ज़रूरत है। तो कोई भी कर सकता है। किसी दूसरे देश में भी अगर कोई मरता है तो कहीं ना कहीं दिल में एक आहट तो होती है। इंसानियत है तो होगा भी। जी जी, तो बस यही है कि याद भी करते रहें, आगे भी देखते रहें, तो बीच में खड़े रहे ना, हर साल ये प्रोटेस्ट रिपीट करने का कारण है। अच्छा, आपने कहा कि पीछे भी देखते रहना, आगे भी बढ़ना, लेकिन एक देश के गृह मंत्री खड़े होकर ये बात कहें कि 2002 में हमने सबक सिखा दिया था, तो सत्ता पक्ष भी ये चाहता है कि आप इन जख्मों को याद रखें, भूलो मत आप। सत्ता इसलिए चाहती है क्योंकि सत्ता को ये पता है कि कुछ लोग हैं जो कि जिस चीज़ से शर्मिंदा होना चाहिए उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसलिए उस सत्ता के लिए वोट कर रहे हैं। तो वो कहाँ इस चीज़ पे स्टैंड करते हैं मैं उसके बारे में तो बात नहीं करूँगी, पर जैसा कि मैंने कहा कि जो बीच के खड़े लोग हैं, तो हमको कहीं ना कहीं एक माध्यम बनना पड़ेगा ये देखने का कि कितने लोग हैं जो दुखी हैं और कितने लोग हैं जो खुश हो रहे हैं। हर कोई तो सत्ता के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, 40 से भी कम प्रतिशत लोग हैं जो वोट कर रहे हैं। तो हम वो चाहते हैं और हम उससे खुश हैं, ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी है उनको जिनके जख्म नहीं भरे हैं। अच्छा, जो आपने कहा स्वाति कि 40% से भी कम लोग हैं जो वोट कर रहे हैं, जो लोग वोट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भय का माहौल है कि वो लोग भी बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि जो आवाज़ उठाता है इंसानियत का जहाँ कत्लेआम होता हो उसके लिए जो हक की आवाज़ उठाता हो तो उस आवाज़ को कुचल दिया जाता है। तो ये भय और डर का माहौल भी, जैसे BBC डॉक्यूमेंट्री का भी हमने देखा, उस पर फ़ौरन पाबंदी लगा दी गई। तो इस तरह की पाबंदियाँ लगाकर और ज़्यादा भय फैलाने की कोशिश की जा रही है समाज में। भय की आपने अच्छी बात करी, क्योंकि जो अपने क्रिटिसिज्म से डरता है, मतलब वो खुद भी बहुत भयभीत है, तो किसी ने एक भी सेंटेंस बोला उसको उठा के जेल में डाल दिया, या हर चीज़ को रोकना, हर चीज़ को बैन करना, मतलब सत्ता का भी भय तो है, मतलब सत्ता को भी भय है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। इसलिए वो इतना डरती है कि वो चाहती ही नहीं है कि कोई आवाज़ और सीधा जेल में बंद कर देना या किसी को इंटरनेट से भी हटा देना, वो उसका पूरी कोशिश रहती है। तो और वोटिंग का तो ये है कि ठीक है 40 और 60% की जो चीज़ है वो है, पर अभी गुजरात इलेक्शन का भी मतलब एक तो होता है कि हम सोचते रहते हैं कि EVM गड़बड़ है या नहीं है, पर और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर 5 बजे वोटिंग बंद हो रही है तो 5 से 6 के बीच वोटिंग अचानक वोट कैसे बढ़ रहे हैं हज़ारों की तादाद में, वो भी एक सोचने वाली बात है। कुछ जगह वोटिंग मशीन नहीं चल रही थी, तो हो सकता है वो वैसी जगह हो जहाँ पे सरकार को पता हो कि उनको वोट कम मिलेंगे, क्योंकि एक एग्जैक्ट जो दावा था उनका कि 150 सीट जीतेंगे और 150 ही जीते, इतने तो अंतर्यामी कोई कैसे हो सकते हैं, इंसान ही है ना वो भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो कई सवाल यहाँ से लोगों के जहन में उठेंगे और उठना लाजमी भी है कि सवाल उठने भी चाहिए, इंसान को खुद अपने आप से भी सवाल करते रहना चाहिए, सवाल पूछते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।